हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40 यानी कि 40 को। आज की वर्कशीट आसान तो है ही है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की वर्कशीट में हम काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% शामिल होंगे। आज की वर्कशीट में हम जारी रखेंगे ज्योग्राफी भूगोल का 7th चैप्टर हमारी या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन के साधन, संचार के साधन, व्यापार तथा पर्यटन को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है वो परिवहन, संचार, पर्यटन तथा व्यापार पर टिकी होती है। इस चैप्टर की हमने शुरुआत की थी परिवहन के साधनों के साथ। अब तक हम इस चैप्टर में सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा पाइपलाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन और साथ ही साथ जानेंगे कि भारत के इम्पोर्टेंट बंदरगाह या पतन कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 40 यानी कि 40 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल ज्योग्राफी का 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं वो जारी रखेंगे। आज की दिनांक है 6 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020। जल परिवहन तथा समुद्री पतन। हम परिवहन के साधनों की बात करें तो उनमें से जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। यानी हम अगर सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन से तुलना करें तो उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहता है ये। जल परिवहन को मुख्य तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि दो प्रकार का होता है। पहला समुद्री जल परिवहन है, जैसे हम हिंद महासागर से अगर यूरोप के साथ व्यापार करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करें तो वो समुद्री मार्गों से हो रहा है। ओके। और दूसरा होता है अंतरस्थलीय जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन जिसे कहेंगे, जैसे देश के अंदर ही हो। ओके। देश के अंदर जैसे झीलों में, नदियों में या फिर नहरों के द्वारा जो जल परिवहन होता है तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक जल परिवहन। हमारे देश में अगर हम आंतरिक जल परिवहन की बात करें तो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो नौकायन के लिए उपयुक्त है, यानी कि जहाँ पर नावें हम चला सकते हैं। हालांकि इसमें से आधे से भी कम, लगभग 5700 किलोमीटर लंबा मार्ग है जिसमें हम मशीनीकृत नौकाएं यानी कि बड़ी नौकाएं चलाई जा सकती है। बाकी नौकायन के लिए तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें छोटी नावें ही चलाई जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि ये आंतरिक जल परिवहन है, उनमें से कुछ जो मार्ग हैं, जल मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। जैसे हमने एनएच की बात की थी, नेशनल हाईवे होते हैं ना, तो ऐसे ही नेशनल वाटरवेज भी होते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग। तो 3 जल मार्ग है जिनको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया, जो प्रमुख है। उनमें से पहला जो NW1 यानी कि नेशनल वाटरवेज नंबर या राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ये किस में है? ये गंगा नदी में है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 1620 किलोमीटर, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक बड़ी नावें आसानी से जा सकती है। 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और गंगा नदी में। उसके बाद दूसरा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है। ये सदिया से धुबरी तक जाता है, असम में है ये, सदिया से लेकर के धुबरी तक, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में। इसकी कुल लंबाई लगभग 891 किलोमीटर है। उसके बाद तीसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर है, नेशनल वाटरवेज नंबर 3 जो है, वो केरल में है। केरल में कहाँ? पश्चिमी तटीय नहर है, वहाँ पर है ये। कोटापुरम से लेकर के कोलम तक जाता है, 205 किलोमीटर लंबा है, यानी कि इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। तो हमारे 3 प्रमुख जलमार्ग है जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया, गंगा नदी में। दूसरा सदिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी में। तीसरा केरल में पश्चिमी तटीय नहर है, वहाँ पर है, और उसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। तो ये 3 जलमार्ग है जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें, ये बात तो हुई कि आंतरिक जलमार्ग कौन से हैं, कहाँ तक हमारे यहाँ पे नौकाएँ चलाई जा सकती है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें या फिर हम समुद्री परिवहन की बात करें, तो समुद्री परिवहन के लिए हमारे देश की जो स्थिति है वो काफ़ी आदर्श है, आइडियल है। मतलब कई सारे बेनिफिट हैं हमें। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि हमारी जो कुल समुद्री रेखा है वो लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी है। 7000 गुजरात से शुरू हो जाइए और यहाँ नीचे तमिलनाडु से होते हुए अगर हम पश्चिम बंगाल के तक
आए तो लंबी एक तटरेखा समुद्र के साथ लगती है, और इस लंबी तटरेखा पर 12 तो प्रमुख है बड़े बंदरगाह है, और लगभग 200 के आसपास मध्यम और छोटे बंदरगाह या पतन है, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। तो हमारे लिए काफ़ी सारी सुविधाएं प्राप्त है कि लंबी तटरेखा है और इतने सारे बंदरगाह हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में हमें आसानी रहती है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम करने जो अधिक होता है वहाँ से, यानी वो अधिक है, तो क्यों अधिक है? क्योंकि जो जल परिवहन है वो एक सस्ता परिवहन का साधन है, इसलिए अधिकांश किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है अगर 80 से 90% है तो वो समुद्री रास्तों से ही होता है। हमारे देश की बात करें तो हम भार के अनुसार 95% हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री रास्तों से होता है, और समुद्री रास्तों में से कौन से? 12 प्रमुख और 200 मध्यम बंदरगाहों के द्वारा होता है। और अगर हम मूल्य के अनुसार बात करें तो लगभग 68% जो हमारा कुल मूल्य का जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो इन्हीं बंदरगाहों से होता है। इन बंदरगाहों की अगर बात करें तो उसमें से कौन कौन सी प्रमुख बंदरगाहें हैं, जिसका मैंने एक मैप वर्क भी अटैच किया जिसमें हम दोबारा से समझेंगे। पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रमुख बंदरगाहें हैं 12 प्रमुख, उनमें से पहली जो बंदरगाह है वो है कांडला, गुजरात में। दिल्ली के सबसे नज़दीक कौन सी बंदरगाह लगती है? वो यही लगती है, कांडला बंदरगाह। इसका जो विकास किया गया था वो हमने आज़ादी के बाद किया गया है। आज़ादी के बाद जो कराची बंदरगाह थी जो कांडला के गुजरात के साथ लगती है, वो पाकिस्तान में चली गई बंटवारे के बाद, तो हमने मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए कांडला बंदरगाह को विकसित किया है। ओके, ये एक जवारीय बंदरगाह है, यानी थोड़ी अंदर की तरफ है और वहाँ पर कम गहरा पानी होता है, तो जब ज्वार भाटा आता है तब शिप जो है वो अंदर की तरफ आ पाते हैं। तो ये पहली प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद हम महाराष्ट्र की तरफ चलें तो मुंबई बंदरगाह है जो देश की सबसे बड़ी और सबसे बिजी बंदरगाह, व्यस्त बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए हमने एक नई बंदरगाह भी बनाई मुंबई से थोड़ी नीचे की तरफ, थोड़ी दूरी पर, वो है नाहवा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, मुंबई में ही 2 बंदरगाह, पहली मुंबई बंदरगाह और दूसरी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो देश की सबसे छोटी बंदरगाहों में से एक है। उसके बाद हम प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, चेन्नई बंदरगाह है जो देश की सबसे पुरानी बंदरगाहों में से और कृत्रिम है, यानी कि इसको जो तट है उसको काट के छांट के नहीं बनाया गया, बल्कि अपने आप ही वहाँ पर पानी की गहराई ऐसी है कि वो प्राकृतिक तौर पर बंदरगाह बनी हुई है। तो यहाँ पर मुंबई है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे बड़ी है। दूसरे स्थान पर बात करें तो वो चेन्नई की आती है, यानी कि चेन्नई व्यापार के आधार पर या फिर जितना सामान आयात निर्यात होता है उस बंदरगाह से, उसके आधार पर देखें तो चेन्नई दूसरे स्थान पर आती है। हमने आंतरिक जल परिवहन है इसके लिए एक निगम की स्थापना की है ताकि आंतरिक जल परिवहन को भी बढ़ावा मिले। तो 1967 में 1967 में कोलकाता में केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन है उसकी स्थापना की गई थी और उसको बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी भी स्थापना की गई थी ताकि आंतरिक जल परिवहन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। उसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगर हम अभी ये तो बात हुई कि बंदरगाह और आंतरिक जलमार्ग की, अगर हम बात करें कि जल परिवहन है वो इतना महत्वपूर्ण कैसे या इसके और कौन से एडवांटेज है, तो जल परिवहन का पहला तो हमने महत्वपूर्ण पक्ष देखा कि ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। दूसरा कारण जो है कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। अब सस्ता है, एक चीज़ तो यहाँ से भी है कि ये सस्ता क्यों है। सस्ता होने का कारण ये है कि एक तो ईंधन की लागत इसमें कम होती है पहली, दूसरी ये कि इसमें रोड नहीं बिछाना, कोई रेलवे की पटरियाँ नहीं डालनी ना, पानी है, जहाज़ को, शिप को उसके ऊपर चलना है, तो इसमें ना तो रोड इत्यादि बनाने का खर्चा आता, ईंधन की लागत बहुत कम रहती है। तीसरा, इसमें घर्षण नहीं होता, कोई टायर पंचर नहीं होता इनका, तो घर्षण भी कम होता है, टूट फूट कम होती है, इसलिए सस्ता परिवहन का साधन है। दूसरा बड़ा जो इसका लाभ है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है। जब ईंधन कम लग रहा है तो प्रदूषण तो होगा ही नहीं, तो ये इको फ्रेंडली साधन है। तो इसलिए ये जो जल परिवहन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है। इस परिवहन का प्रयोग है मुख्य तौर पर भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए किया जाता है, यानी भारी वस्तुएं अगर वो रेल या फिर हम एयर की बात करें, बाय एयर यानी कि वायु परिवहन के द्वारा करें तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वस्तुएं उनका व्यापार केवल और केवल जल परिवहन के द्वारा किया जाता है, यानी जल परिवहन है उसी पर औद्योगिक विकास है वो टिका होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भारी उद्योग है वो
लाभ तभी कमा पाएंगे जब परिवहन की लागत कम होगी, और परिवहन की लागत है वो सबसे कम होती है जल परिवहन की। भारत के कुल यातायात में आंतरिक जल परिवहन का योगदान लगभग 1% है, जिसको और ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो हमारा 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री पतन के माध्यम से ही होता है। तो इससे हमें एक पता चलता है कि हमारे लिए जल परिवहन है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा हमारे देश की 12 प्रमुख बंदरगाहें कौन सी हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके मैप वर्क में आएगा, वर्कशीट में उतना अच्छे से नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सभी बंदरगाहें उनकी लोकेशन दिखा दूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पे पहली जो बंदरगाह है वो है कांडला, यहाँ पर विकसित की गई है। आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर गुजरात में, ये दिल्ली के सबसे नज़दीकी बंदरगाह, हमारे सबसे नज़दीक है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी, सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वो है मुंबई। और मुंबई पे क्योंकि इतनी ज़्यादा व्यस्तता होगी, उसका भार कम करने के लिए एक और नई बंदरगाह बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाई गई है नाहवा शेवा में, मुंबई के पास ही है। ये विश्व की सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से एक, बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद चौथी जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है वो है मार्मागांव, गोवा में है। मार्मागांव बंदरगाह है जिसमें से लोहा मुख्य तौर पे निर्यात किया जाता है। पांचवी मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटका में है। उसके बाद कोच्चि बंदरगाह है, ये भी देश की प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तो ये सभी जो बंदरगाह हमने, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मार्मागांव, इसके साथ मैंगलोर और कोच्चि, ये किस तट पर है? ये पश्चिमी तट पर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पश्चिमी तट की किन्हीं 3 या 4 या 5 बंदरगाहों के नाम लिखिए। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो इनमें तूतीकोरिन से शुरुआत होती है। हालांकि तूतीकोरिन है भारत की सबसे दक्षिणी बंदरगाह। यहाँ पर जो दिखाया गया इससे थोड़ी और नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे जो मैप में दिखाया गया थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाया गया ये। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये चेन्नई बंदरगाह है, देश की सबसे पुरानी और प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई का भार कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह उसको भी डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में, ये भी देश की प्रमुख बंदरगाहों में से एक आता है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह है, खनिजों का आयात निर्यात करने के लिए उड़ीसा में विकसित की गई है। यहाँ पे आपको हल्दिया दिखाई दे रही है, ये भी एक नई बंदरगाह है जिसको कोलकाता बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया। और हल्दिया से थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है। तो ये देश की 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो आपके मैप वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आज की वर्कशीट में हमें आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया कि जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। यानी जल परिवहन तो हमें समझ में आ गया कि जल मार्गों के द्वारा जो परिवहन होता है वो जल परिवहन होता है, लेकिन कैसे होता है, कौन से साधनों से होता है। जैसे हम सड़क परिवहन की बात करें तो कार, ट्रक होते हैं ना, तो यहाँ पर जल परिवहन के प्रमुख साधनों में कंटेनर शिपमेंट होता है, जिसमें टैंक ट्रक होते हैं, टैंक कार होते हैं, टैंक जहाज होते हैं। इसके साथ साथ नौका और क्रूज शिप भी इसमें शामिल होते हैं। ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों होता है? तो पहला, जल परिवहन में किसी प्रकार के रोड इत्यादि के निर्माण की लागत नहीं होती। दूसरा, जल परिवहन में ईंधन की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें घर्षण या टूट फूट भी नहीं होता है ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि भारत के प्रमुख जल मार्गों के नाम लिखिए। केवल हमें नाम बताने। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, गंगा नदी में है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ये सदिया से धुबरी जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में मुख्य तौर पर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 ये पश्चिमी तटीय नहर में है, केरल में है। तो ये हमारे 3 प्रमुख जलमार्ग हैं। उसके बाद चौथा और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी बंदरगाह कैसे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बंदरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहलाते हैं। विश्व का लगभग 80 से 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री मार्गों से होता है, यानी कि बंदरगाह से ही होता है। हमारे देश का 95% व्यापार। सबसे सस्ता परिवहन का साधन होने के कारण भी इसका महत्व अधिक है। चौथा, भारी सामान का अधिकांश व्यापार है वो भी जल परिवहन के द्वारा, यानी कि बंदरगाह के द्वारा ही होता है। पांचवा, किसी भी देश का औद्योगिक विकास है, भारी उद्योग विशेष तौर पर, वो जल परिवहन पर ही टिका होता है। तो ये थी जल परिवहन की भूमिका क्या रहती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत मेहनत करे होंगे। ऐसे ही लगे रहिए, एक दिन हम बहुत आगे जाने वाले हैं। आप
इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी। कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि दिल्ली के सबसे नज़दीकी बंदरगाह कौन सा है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।